नमस्कार, गीतांजलि आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। इस कोरोना ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित क्षेत्र है वो एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि बाकी सब हम देख रहे हैं धीरे धीरे सारी व्यवस्था पटरी पर आ रही है। सभी उद्योग, व्यापारी वर्ग वगैरह सभी अपने संस्थान खोल रहे हैं, पर शिक्षण संस्थानों का अभी कुछ पता नहीं है कब खुलेगी, क्या है खुलने का। वैसे आशा करते हैं जल्दी खुल जाए। तो ऐसे टाइम में जब हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, तो हमारे निदेशक जगदीश ताखड़ जी ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है और आप सभी को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए YouTube चैनल अपना स्टार्ट किया है। तो अब जगदीश ताखड़ जी आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो हम आपसे भी एक प्रयास अपेक्षित रखते हैं कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमारी जो ये पहल है ताखड़ जी की, ये सबके पास पहुंच सके और सभी शिक्षा इससे प्राप्त कर सकें। आइए मित्रों, आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें जो हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो है भारतीय संविधान। मित्रों, भारतीय संविधान का अध्ययन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि संविधान क्या होता है, ये बनता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, बनता कैसे है, संविधान के प्रकार क्या क्या होते हैं। संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके साथ किन किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा संविधान जो है जिसका हम अध्ययन करते हैं, तो वो संविधान हमें क्या क्या बातें बताता है, इन सभी का हम चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। अब इसमें पहली बात तो है कि संविधान होता क्या है। अगर संविधान के हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ विधान। क्या होता है मित्रों? सर्वश्रेष्ठ विधान। विधान का अर्थ होता है कानून, अर्थात हमारे देश का जो सबसे ऊपर कानून होता है वो क्या होता है? संविधान होता है। अब मित्रों, जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो इसमें चीज़ देखते हैं भाई, संविधान जो है इसका अध्ययन करते टाइम हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जिसका हम अध्ययन करते हैं संविधान में, वो तो है मूल संविधान। मूल संविधान। इसके बाद हम जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो आता है संविधान के संशोधन। हम जानते हैं कि मित्रों, संविधान का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण 1949 में हुआ था। तो उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। उस समय जो कानून बनाए गए संविधान सभा के द्वारा, वो आज के परिप्रेक्ष्य में सफल होते हैं या नहीं होते, तो उसके लिए क्या, अगर किसी कानून को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो संविधान में संशोधन किया जाता है, या फिर कोई ऐसा कानून जो नहीं हो और हमें उसे लाना है तो उसके लिए नया अनुच्छेद भी जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों संविधान में संशोधन किया जाता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए संविधान में परिवर्तन करके संशोधन किया जाता है। तो हम संविधान के अंतर्गत संविधान के संशोधनों का भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो चीज़ आती है इसके अंदर वो है न्यायालय के निर्णय। अगर कोई पुराना अनुच्छेद है, उसकी भाषा में कुछ विवाद है, तो उसकी व्याख्या करने का काम कौन करता है मित्रों? न्यायालय करता है। इसके अलावा यदि कोई संविधान में संशोधन होता है और वो संशोधन अपने संविधान के संगत है या नहीं, इस बात की पुष्टि भी कौन करता है? न्यायालय करता है। या फिर कोई संविधान है, उसमें ऐसी कोई चीज़ है जो संविधान के मूल आधारों से अलग है, तो उस चीज़ की व्याख्या करने का भी काम कौन करता है? न्यायालय करता है। अतः संविधान के संबंध में न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो भी हम संविधान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद चौथी चीज़ जो आती है मित्रों, वो आती है संविधान की टीकाएं।
अब ये संविधान की टीकाएँ क्या होती हैं? संविधान की जो भाषा होती है बहुत ही क्लिष्ट होती है, कठिन होती है। अगर आप और हम साधारण आदमी संविधान की मूल प्रति को पढ़ने जाएगा तो मुश्किल से 30% बात वो समझ नहीं पाएगा। तो वो विद्वान लोग जो होते हैं, जो संविधान का अध्ययन करते हैं, वो संविधान के प्रति जो है अपने लेख और अपने टीकाएँ जो लिखते हैं, उनके द्वारा संविधान को हम आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी किसके अंतर्गत आती हैं? हम अध्ययन करते हैं तो संविधान के अंतर्गत ही इनका अध्ययन करते हैं। और आखिरी चीज़ जो है वो है संविधान के अभिसमय। कुछ ऐसी चीज़ें होती है मित्रों जो संविधान में वर्णित नहीं होती, लेकिन फिर भी हम परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर इनका अध्ययन करते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है? संविधान के अभिसमय। अब हम देखते हैं मित्रों संविधान के जो क्षेत्र है भाई, इससे हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये संविधान जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या काम हो गया कि भाई इसकी आवश्यकता पड़ी बनाने की, इसके बिना काम नहीं चला? तो इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा, राज्य से पहले की अवस्था में। देखिए, पहले व्यक्ति एकांकी रूप में रहता था, व्यक्ति अकेला रहता था, आदिम अवस्था में रहता था। तो उसे अपनी सुरक्षा का डर लगा तो उसने क्या करा? एक समूह बनाया लोगों का, और लोगों का समूह बनकर वो किस में परिवर्तित हो गया? समाज में। पहले एक व्यक्ति था, फिर बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या बना? एक समाज बनता है। फिर ये समाज, बहुत सारे समाज मिलकर क्या बनते हैं साहब? एक राज्य। राज्य इन द सेंस राष्ट्र या देश अपन कह सकते हैं, एक देश बनता है। अब ये बहुत सारे समाज मिलकर जब एक देश बनाते हैं तो ये अपनी सुरक्षा की दृष्टि के लिए एक संप्रभु शक्ति को, किसको? संप्रभु शक्ति, संप्रभु शक्ति को अधिकार देते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन करो और देश में व्यवस्था बना के रखो। लेकिन मित्रों होता क्या है, अगर इस संप्रभु शक्ति को किसी नियम या कानून के द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता तो ये निरंकुश हो जाता है। जिन लोगों ने अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए ऐसे अधिकार दिए थे, उन्हीं लोगों का शोषण ये संप्रभु शक्ति करने लग जाती है। तो इसलिए इस व्यवस्था से बचने के लिए एक नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ी, ताकि इस संप्रभु शक्ति को निर्देशित किया जा सके कि वो सही प्रकार से शासन चलाए। तो इसके लिए एक संविधान या नियमावली की आवश्यकता पड़ी, जिसे ही संविधान कहा गया। ठीक है मित्रों, ये बात समझ में आ गई आपके? अब अगली चीज हम जो देखते हैं संविधान के अंतर्गत, वो है संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रकारों को समझने के लिए हम मुख्यतः इसे 4 आधारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला आधार जो है वो है विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। दूसरा जो है संविधान का आधार है वो है संशोधनों के आधार पर। तीसरा जो आधार है वो है संघों के आधार पर, और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। अभी जो विषय वस्तु के आधार पर है, वो संविधान जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? लिखित, और दूसरा अलिखित। अब लिखित संविधान से ये तात्पर्य होता है कि ऐसा संविधान जिसे निश्चित समय, निश्चित स्थान व निश्चित व्यक्तियों के द्वारा लिपिबद्ध किया जाता है, रिटन फॉर्म में रखा जाता है। लिखित अवस्था में ये होता है। अब जैसे कि भारत का संविधान, हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। संविधान सभा का गठन किया गया, उन निश्चित व्यक्तियों ने मिलकर निश्चित स्थान यानी संविधान सभा में और निश्चित समय में इसका निर्माण किया। दूसरा उदाहरण हम देखें भारत के अलावा,
तो वो है अमेरिका का। वहाँ का संविधान भी लिखित रूप में है। और अब हम अलिखित संविधान की बात करते हैं। तो अलिखित संविधान जो है वो लिखित अवस्था में नहीं होता। अलिखित संविधान हमेशा रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं के आधार पर समय के साथ धीरे धीरे विकसित हो जाता है। उसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं होती। लेकिन इस तरह के संविधान जो हैं वो संविधान ऐसे देशों में कारगर नहीं होते जहाँ पर शिक्षा का अभाव हो, क्योंकि उन्हें चीज़ें समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए ऐसा जो कानून है वो ब्रिटेन में अपना संविधान देखने को मिलता है। अब संशोधनों के आधार पर अपन संविधान के प्रकारों की बात करते हैं, तो इन्हें भी हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा होता है? कठोर संविधान, कठोर संविधान। और दूसरा कौन सा होता है? लचीला संविधान। अब कठोर संविधान किसे कहते हैं? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है समय के साथ, पर कुछ संविधानों के प्रकार ऐसे होते हैं, उसमें इस तरह के नियम होते हैं कि उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत कठिन होती है, जटिल होती है। अगर संशोधन करना है तो उनकी विधायिका जो होती है उसका बहुत बड़ा एक प्रतिशत जो होता है वो अगर सहमत हो तो ही संशोधन हो सकता है, अर्थात एक बहुत जटिल प्रक्रिया के माध्यम से उसे गुजरना पड़ता है। अगर इस प्रकार का संविधान है तो उसे क्या हम कहेंगे? कठोर संविधान। जबकि लचीले संविधान की हम बात करें तो लचीले संविधान में संशोधन करना आसान होता है। मतलब उसमें ऐसी कोई विशेष मात्रा अपने विधायिका की नहीं चाहिए होती कि जिससे संविधान संशोधन में उनकी आवश्यकता पड़े। तो इस तरह के संविधान को हम क्या कहते हैं? लचीला संविधान। अब भारत के हम संविधान की बात करें तो उसमें कुछ लक्षण तो कठोर संविधान के दिखाई देते हैं और कुछ लक्षण जो है वो लचीले संविधान के दिखाई देते हैं। तो भारत के संविधान को हम एक तरह से मिश्रित संविधान की श्रेणी में रख सकते हैं कि इसमें कुछ अनुच्छेद तो इस तरह के हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, जिनके संशोधन के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, और कुछ के लिए हम सामान्य बहुमत से भी काम चला सकते हैं। वो आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अब आती है संघों के आधार पर संविधान का विभाजन। तो वो देखें हम, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? एकात्मक, और दूसरा संघात्मक। अब एकात्मक संविधान किस प्रकार का होता है? एकात्मक संविधान जो होता है इसमें जो शासन की शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं। केंद्र इन द सेंस जो सेंटर होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसी की शक्तियां के द्वारा शासन किया जाता है। जबकि संघात्मक शासन में इसके विपरीत होता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन जैसे कि हम भारत में देखते हैं, संघ सूची है, केंद्र सूची है, समवर्ती सूची है। तो पूरी शक्तियों का एकदम विभाजन संवैधानिक तरीके से किया हुआ है। केंद्र के पास भी शक्तियां हैं और राज्य के पास भी अपनी शक्तियां हैं। तो संघात्मक अगर शासन व्यवस्था है तो वहां पर क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। जबकि एकात्मक में शक्तियां किसके पास होती हैं? सेंटर के पास होती हैं। और आखिरी आधार हम देखें संविधान के प्रकार का तो वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी संविधान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निर्मित और दूसरा होता है विकसित। निर्मित संविधान की बात करें तो इसका उदाहरण हमारे खुद का भारत का संविधान है, जिसे निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया। जबकि विकसित संविधान जो होता है वो कालक्रम के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होता रहता है। परंपराओं के माध्यम से इसमें चीज़ें जुड़ती रहती हैं, एक के बाद एक धीरे 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 इसमें चीज़ें जुड़ती रहती हैं। ठीक है, आपके बात समझ में आ गई। एक बार और देख लेते हैं इसको। संविधान के जो प्रकार होते हैं उनको हम अगर आधारों में विभक्त करें तो 4 आधारों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। पहला आधार कौन सा होता है? विषय वस्तु के आधार पर। इस आधार पर संविधान को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला कौन सा होता है? लिखित, और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान कौन सा होता है? जिसे निश्चित स्थान, निश्चित समय व निश्चित व्यक्तियों द्वारा बनाया गया हो। जैसे कि भारत का संविधान हुआ, अमेरिका का संविधान हुआ, ऐसे कई संविधान हैं। उसके बाद हम अलिखित संविधान की बात करें तो यह वह संविधान होता है
जिसे लिखित रूप में नहीं रखा जाता, ये परंपराओं के माध्यम से विकसित होता है। तो ये कौन सा होता है? अलिखित। और ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में। इसके बाद बात करें संशोधनों के अगले आधार की, तो वो है संशोधनों के आधार पर, संविधान के आधार की बात करें तो संशोधन के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक कठोर, एक लचीला। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन करना मुश्किल होता है, जबकि लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन करना आसान होता है। और संघों के आधार पर हम बात करें तो एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक संविधान में क्या होता है? शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं, जबकि संघात्मक में क्या होता है? शक्तियां केंद्र व राज्य दोनों में विभाजित होती हैं, बटी हुई होती हैं। और उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो कौन सा होता है? निर्मित और विकसित। निर्मित वह होता है जिसे निश्चित स्थान व निश्चित समय में बनाया जाता है, और विकसित जो समय के साथ, कालक्रम के साथ विकसित होता है। चलो हम आगे चलते हैं। मित्रों, आप ये वीडियो जो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करते टाइम ध्यान रखें बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारा उत्साहवर्धन होगा, और हम और से अधिक आपको विषय और विषय विशेषज्ञों के द्वारा अध्ययन करवाएंगे। अब अगली हम चीज देखते हैं कि संविधान हमें क्या क्या बताता है। संविधान क्या क्या बताता है? तो नंबर एक चीज जो बताता है वो होता है राज्य के बारे में। राज्य के बारे में संविधान जो है वो बताता है कि राज्य जो है हमारा वो लोकतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है, किस प्रकार की व्यवस्था हमारे राज्य में है ये हमें बताता है संविधान। उसके द्वारा हमें ये पता लग जाता है। दूसरा बताता है हमारे को सरकार के बारे में। कि सरकार किस प्रकार की है, एकात्मक है, संघात्मक है, किस प्रकार की है सरकार, ये हमको बताता है। दूसरा शासन प्रणाली के बारे में बताता है, शासन प्रणाली के बारे में भाई अध्यक्षात्मक है या संसदीय है। तीसरी हम बात करें, चौथी मतलब, तो बताता है नागरिक के नागरिकों के अधिकार क्या हैं, इन नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, इन नागरिकों की स्वतंत्रता क्या है, इन चीज़ों के बारे में बताता है। अब देखिए, जैसे हम ये बात करते हैं भाई यहाँ लोकतंत्र है, गणतंत्र है, राजतंत्र है। तो राजतंत्र के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि क्या होता है। राजतंत्र ऐसा शासन होता है जिसमें जो अपने राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वह वंशानुगत होता है। पहले पिताजी बनते हैं, फिर उसके बेटे बनते हैं, इस तरह राजा एक के बाद एक बदलते रहते हैं। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है वो क्या होता है, लोकतंत्र होता है। पर लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो लोकतंत्र और गणतंत्र में होते हैं। भाई भारत में क्या है, लोकतंत्र है या गणतंत्र है या दोनों हैं? अब मैं आपको बताता हूं, देखो दो शब्दों के बारे में हम इसमें पहले पढ़ेंगे इस चीज से पहले कि एक तो होता है राष्ट्राध्यक्ष और दूसरा होता है शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्र का अध्यक्ष हम सीधे तौर पर भारत की संरचना के आधार पर समझें तो हमारे राष्ट्रपति, जिनके नाम से पूरा शासन होता है। और दूसरा कौन होता है, शासनाध्यक्ष, वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, जबकि हमारे शासन का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। तो देखिए दोस्तों, गणतंत्र में क्या होता है
कि जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है ना, अगर वो वंशानुगत नहीं है तो क्या होता है, गणतंत्र हमारे यहाँ होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का जो पद है उसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, तो हमारा राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, इसलिए हमारे क्या है, गणतंत्र है। क्या है मित्रों, गणतंत्र है। और जहां पर मित्रों शासनाध्यक्ष जो होता है, अगर इसका पद वंशानुगत नहीं होता तो वहां पर क्या होता है, लोकतंत्र होता है। अर्थात भारत में प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो भी वंशानुगत नहीं होता, तो भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो भारत में क्या है मित्रों, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। अब हम तुलना के रूप में बात करें तो हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो वहां तो अभी भी महारानी का शासन है, मतलब वहां पर राष्ट्राध्यक्ष कौन है, महारानी, या फिर बोले हम ब्रिटिश क्राउन या ताज। तो यहां पर तो जो है राष्ट्राध्यक्ष का पद जो है वो कैसा है, वंशानुगत है, अर्थात वहां पर गणतंत्र नहीं है। लेकिन हम बात करें शासनाध्यक्ष की, तो प्रधानमंत्री तो वहां पर भी है, और प्रधानमंत्री किस तरह चुना जाता है, जनता के द्वारा, उसका पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए वहां पर लोकतंत्र तो है। तो वहां पर किस प्रकार का लोकतंत्र है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आई आपके बात कि लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर होता है। भारत में जो है लोकतंत्र भी है क्योंकि यहाँ पर शासनाध्यक्ष जो है वंशानुगत नहीं होता, और गणतंत्र भी है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वह भी वंशानुगत नहीं होता, इसलिए हमारे क्या है, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। इसके विपरीत हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर राजतंत्र है क्योंकि वहाँ पर ताज का शासन है, तो वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत होता है, जबकि शासनाध्यक्ष जो है वहाँ पर वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता, इसलिए वहाँ पर क्या है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। अगली हम चीज़ देखते हैं कि इसमें सरकार के बारे में पता लगता है, भाई संघात्मक है, एकात्मक है, या फिर अध्यक्षीय प्रणाली है, या संसदीय प्रणाली है। अब एकात्मक और संघात्मक के बारे में तो आप सुन चुके हैं कि वहाँ पर शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास होती हैं, तो क्या होता है, एकात्मक। संघात्मक में ऐसे होता है कि भाई शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र और राज्य दोनों में बटी हुई हो, तो क्या होता है, अपने संघात्मक होता है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली की। देखिए संसदीय प्रणाली को हम समझना चाहें तो सीधे तरीके से समझ सकते हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के माध्यम से। किससे, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के माध्यम से। देखिए मित्रों, अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस कैसे बात करें कि हमारे देश के अगर अपन एग्जाम्पल लें भारत का, तो हमारी जो कार्यपालिका है वो किस में से बनती है, व्यवस्थापिका में से बनती है, और हमारी जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध कैसे हैं, अच्छे संबंध हैं। तो जहां पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अच्छे संबंध होते हैं वहां पर मित्रों क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था। आई बात समझ में कि जहां पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में से, और इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो व्यवस्थापिका से हमारा मतलब है जैसे भारत की संसद। अब भारत की जो कार्यपालिका है जिसे हम बोले मंत्रिपरिषद, तो वो किस में से बनती है, संसद के सदस्यों में से ही बनती है, उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। तो हमारी कार्यपालिका किस में से बनी, व्यवस्थापिका में से। और हमारी जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति, यानी व्यवस्थापिका के प्रति। तो हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है, संसदीय। और इसके विपरीत यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध अच्छे नहीं होते, संबंध खराब होते हैं इन दोनों के बीच, तो वहां कौन सी पाई जाती है, अध्यक्षात्मक।
जैसे हम अमेरिका का उदाहरण लें तो वहाँ पर जो कार्यपालिका बनती है वो व्यवस्थापिका में से नहीं बनती। तो वहाँ पर की जो कार्यपालिका है जब व्यवस्थापिका में से बनेगी ही नहीं तो वह उत्तरदायी भी नहीं होती व्यवस्थापिका के प्रति। तो वहाँ पर संबंध हमेशा खराब होते हैं, उनमें लड़ाई चलती रहती है। जब उत्तरदायी नहीं है तो क्यों उसे बताएगी चीज़ों के बारे में। तो इसलिए तो समझ में आ गई बात, जहाँ संबंध अच्छे हैं वहाँ तो कौन सी है, संसदीय व्यवस्था, और जहाँ संबंध खराब हैं वहाँ कौन सी व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। उसके अलावा मित्रों देखो कि जो संविधान अगली चीज हमको बताता है वो है नागरिकों के स्वतंत्रता, अधिकार और कर्तव्य। देखो मित्रों, संविधान में हमेशा लिखा होता है कि हम स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता के बारे में नागरिकों की इसमें बताया जाता है। अधिकार जो हैं ये भी संविधान में वर्णित होते हैं, जैसे हमारे संविधान में भी है मौलिक अधिकार हैं कि ये अधिकार आपको दिए गए हैं, और कर्तव्य भी होते हैं कि आपके राष्ट्र के प्रति ये कर्तव्य है। पर संविधान के इस भाग के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। जैसे आप किसी साम्यवादी देश की बात करेंगे तो वहाँ पर कर्तव्यों की आपको अधिकता मिलेगी, किसकी तुलना में, अधिकारों की तुलना में। जबकि आप किसी पूंजीवादी देश के अगर संविधान को देखोगे तो वहाँ पर अधिकार अधिक होंगे और कर्तव्य कम होंगे। ठीक है मित्रों, ये आई बात समझ में। एक बार इसको देख लेते हैं कि संविधान हमें क्या क्या बताता है। सबसे पहले बताता है राज्य के बारे में कि वहाँ पर लोकतंत्र है, गणतंत्र है या फिर राजतंत्र है। आप समझ ही गए कि लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर शासनाध्यक्ष जो होता है उसका पद वंशानुगत नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र होता है। इसके साथ गणतंत्र, जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, गणतंत्र होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में क्या है, तो भारत में है मित्रों गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। इसके बाद ऐसे ही हमने इंग्लैंड का उदाहरण, ब्रिटेन का उदाहरण भी लिया था कि वहाँ पर ताज का शासन है, तो वहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका पद वंशानुगत है, तो वहाँ पर राजतंत्र है। पर वहाँ पर जो शासनाध्यक्ष है उसका पद वंशानुगत नहीं है, अतः वहाँ लोकतंत्र है। अतः वहाँ किस प्रकार का लोकतंत्र है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। इसके अलावा हमने देखा सरकार के बारे में, एकात्मक भी देखा, संघात्मक भी देखा, अध्यक्षात्मक भी देखा, जिसे हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के माध्यम से समझा। भाई अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध अच्छे हैं तो वहाँ पर क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था, और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध यदि खराब हैं तो वहाँ पर क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। मित्रों, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि गीतांजलि के YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और आपके जो भी अभी आप बात समझ में नहीं आ रही उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी आपके सुझाव हों, जो भी आप पूछना चाहते हैं या जो भी चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। या आप किसी सब्जेक्ट की क्लास जिस भी प्रकार से चाहते हैं तो आप बताएं, बिल्कुल आपकी समस्या का जो निराकरण ज़रूर किया जाएगा। और ये जो ताकड़ जी ने प्रयास किया है इसके लिए आप ज़रूर उन्हें उत्साहवर्धन करें और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अगर हमें प्रोत्साहन मिलेगा तभी हम आपके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करा पाएंगे। चलो मित्रों, ठीक है, आज अपनी क्लास यहीं तक। कल हम जो है संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसका मतलब, कैसे शुरुआत हुई इसकी, संविधान बनने की, अंग्रेजों के इस देश में आने की, शासन करने की, उसके दौरान नए नए एक्ट शासन के लिए देश में लाने की, और उन एक्ट के माध्यम से किस प्रकार हमारा संविधान धीरे धीरे विकसित हुआ, किस एक्ट की कौन सी बातें हमारे संविधान में ली गई, वो सभी बातें हम धीरे धीरे इसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद मित्रों।